हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सचिन पवार और हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री कर रहे थे। दो चैप्टर्स हम अभी तक कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। उस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने उनके ऊपर किए थे। आई होप सभी ने वो वीडियोस लेक्चर्स देख लिए होंगे। आज हम इस वीडियो में अपना चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स पहले आपसे कि आप जो फर्स्ट दो चैप्टर्स हैं उनका बहुत अच्छे से रिवीजन करें, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। जो भी क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे दिए हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसके आंसर इजीली कर पाएँ। ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ भी रहे हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि और बहुत अच्छी वीडियोस भी आपको मिलेंगी और मैं नहीं चाहता कि आप उन वीडियोस को मिस कर दें। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखिए बेटा, थर्ड चैप्टर का आपका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। इसमें हम देखेंगे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे वो कंबाइन होते हैं, कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। मगर सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे केमिकली एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं और कैसे वो मिलने के बाद अपना फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है। ये सब हम इसमें इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। जैसे कि यहाँ से इसके टर्म से ही पता लगता है, कंजर्व कंजर्व होना मतलब जो भी चीज़ है वो कंजर्व रहे, उसमें चेंज ना हो। ठीक है। तो ये हम किसके लिए बोलते हैं, यहाँ पे मास के लिए बोलते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रिंसिपल है इसका, क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, लेट वी हैव एनी रिएक्टेंट ए एंड बी। दो रिएक्टेंट है हमारे पास, कोई भी ए और बी, और वो प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसमें मास जो है जितना रिएक्टेंट का होगा, लेट हमारा ए है कोई 70 ग्राम और बी है 30 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। तो हमारा सी और डी जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी जो मास है वो 100 ग्राम ही होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो बना सकते हैं हम, ना तो वो बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। या दूसरा देखें कैसे समझ सकते हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है और आपको बताया है कैसे हम इसको देख सकते हैं। देखिए हमारे पास CaCl2 सॉल्यूशन है एक, और एक हमारे पास Na2SO4 है। ठीक है। इनकी रिएक्शन हमने कराई, उनका वेट आपको दिया है 300.23 ग्राम हो रहा है। ठीक है। अब उससे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, CaSO4 प्लस NaCl। ठीक है। ये पूरी रिएक्शन है, CaCl2 प्लस Na2SO4, इट गिव्स CaSO4 प्लस NaCl। ठीक है। तो CaSO4 और NaCl का अगर हम वेट करेंगे तो वो भी कितना होगा, 300.23 ग्राम होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा मास जितना रिएक्टेंट्स का था उतना ही मास किसका है, प्रोडक्ट्स का है। तो यहाँ पे ना तो मास बना है कोई, ना ही क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, सेम रहा है। तो यही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। आगे देखते हैं। इस ये आपको देखें समझाया गया है कि आपको क्या करना है। व्हाट इज़ द टेक्निक यूज्ड, टेक अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन अ फ्लास्क लेबल, जो हमने ऊपर लिया हुआ है। कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2। ठीक है। एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, और Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट। ठीक है। इन अ टेस्ट ट्यूब लेबल्ड बी, कि कोई टेस्ट ट्यूब है जिसको हमने बी मान लिया है, उसमें हमने ये दोनों सॉल्यूशन लिए। ठीक है। टाई अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड केयरफुली लोअर इट इनटू द फ्लास्क। टेस्ट ट्यूब में एक छोटा सा धागा बांध के उसको हम फ्लास्क के अंदर ले जाएं। सील द फ्लास्क विथ कॉर्क टू मेक इट एयर टाइट, और फ्लास्क को ऊपर से बंद कर दें। वेट द फ्लास्क ऑन ए बैलेंस, अब क्या करें, उस फ्लास्क को
बैलेंस करें, एक तराजू पे रख के उसका ग्राम में हमने देखा कितना 300.23 ग्राम वजन आ रहा है, ठीक है। टिल्ट एंड स्वेल द फ्लास्क एंड अलाउ द contents ऑफ द टेस्ट ट्यूब टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द contents ऑफ द फ्लास्क। अब जो भी हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर है उस तरह उसको इस तरह से मिला दें कि इस तरह से थोड़ा सा हिलाएं कि दोनों चीज़ें क्या हो, मिल जाएं। जो हमारा CaCl2 और Na2SO4 है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएं, मिल जाएं। जैसे ही वो मिलेंगे तो उनमें रिएक्शन होगी। उसके बाद हम देखेंगे क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। हम देखेंगे उसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे छोटे छोटे से कैल्शियम सल्फेट के, और एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम क्या करें, इसको दोबारा से वजन करते हैं। तो वजन करने के बाद हम देखते हैं तो कि वो कितना आ रहा है, 300.23 ग्राम ही आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, क्या कंक्लूजन है उसका। Scientists notice that if chemical reactions are carried out in a closed container, साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन क्लोज कंटेनर के अंदर कैरी करी जाती है, मतलब कराई जाती है कोई भी रिएक्शन, तो देयर वाज नो चेंज इन द मास, तो मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स वाज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार आप देखें, दोबारा से पढ़ सकते हैं बेटा। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स डैट माइदर मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो मास को बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में ना तो उसको बनाया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखते हैं ये क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब अपने एक मास के डेफिनेट मास के फॉर्म में वो क्या होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स विल हैव द सेम टू एलिमेंट्स। आप देखें, पानी चाहे आप नदी से भर लाएं, चाहे आप नल से भर लें, या चाहे आप कुएं से निकाल लें, पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम से मिलके ही वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कुएं से पानी लाए हैं उसमें हाइड्रोजन 4 हो जाएं और ऑक्सीजन 1 रहे, या ऑक्सीजन किसी में 10 हो जाएं और किसी में कहीं पे 2 हो जाएं हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो फिक्स, ये फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ वाटर बॉटल्स मार्केट से आती हैं, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। कुछ कुछ वाटर बॉटल्स पे लिखे हुए मैंने देखा है कि वो लिखते हैं वाटर विद एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अरे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैसे हो जाएगा, वाटर में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स विल हैव सेम टू एलिमेंट्स, हमेशा दो ही एलिमेंट रहेंगे, कौन कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऐसा भी नहीं है कि इनके साथ कोई और, कि क्लोरीन इनके साथ आके ऐड हो जाए या नाइट्रोजन गैस इनके साथ आके ऐड हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का क्या मतलब है। देखें, 2 ग्राम आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर जो हम देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 1:8 बाई मास। देखें, 2:16, इसका आप रेशो कैलकुलेट करोगे तो 2 1 आर 2 एंड 2 8 आर 16। तो अगर जो हम मास का इनके रेशो देखते हैं तो क्या हो गया, 1:8, ठीक है। दिस प्रोपोर्शन विज ऑलवेज रिमेन सेम, ये
जो प्रोपोर्शन है ये हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वाटर का सोर्स कोई भी हो, उसका जो रेशो है, उसके जो मास का प्रोपोर्शन है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स विल कंटेन द सेम टू एलिमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन के अंदर सेम दो एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। ठीक है, अब इनके वेट का रेशो देखते हैं। तो कार्बन कितना होता है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन देखें, कार्बन कितना है 1, C1 है, और O कितने हैं 2। ठीक है, तो कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो दो का कितना हो जाएगा 32। तो CO2 का टोटल मास हम देखते हैं, तो इसका अगर जो रेशो कैलकुलेट करेंगे तो 12:32, यानी 12/32। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से मैं इसको डिवाइड करूँगा, 4 3 ज़ार 12 एंड 4 8 ज़ार 32। तो इनके जो इनका प्रोपोर्शन है वो कितना आएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन का, 3:8। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किसी भी किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशो है, वो उनका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट रहता है, यानी फिक्स्ड रहता है बाय मास। उनके जो मास का प्रोपोर्शन है वो कैसा रहता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, अब देखते हैं किसके अकॉर्डिंग दी थी। डाल्टन्स थ्योरी इज़ बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जो डाल्टन की थ्योरी है वो किसके लिए है, मैटर के का कैसा नेचर होता है वो उन्होंने बताया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर वेदर सॉलिड लिक्विड और अ गैस और एन एलिमेंट अ कंपाउंड और मिक्सचर, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन ने बोला कि हमारी पूरे विश्व में, हमारी पूरे यूनिवर्स में जो भी मैटर है, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, या कोई एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, सभी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जिनको हम एटम्स बोलते हैं उनसे मिलके बना होता है। ठीक है, क्या क्या बोला और इन्होंने इस थ्योरी में, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन्होंने कहा ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, कि जितना भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट destroyed इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि एटम्स इतने छोटे पार्टिकल्स, इनडिविजिबल मतलब जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ना ही इनको बनाया जा सकता है, ना ही इनको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है केमिकल रिएक्शन। थर्ड, द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मास में सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी एक जैसी होती हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम है वो मास में भी डिफरेंट होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी डिफरेंट होंगी। एटम्स कंबाइन इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, कि एटम्स जो हैं वो कंबाइन जब होते हैं किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए, वो हमेशा होल नंबर्स में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, कभी भी फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होते। ठीक है, द रिलेटिव नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर और टाइप्स ऑफ एटम होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। सो दीज वर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा इस क्लास में, हमने पढ़ा कि हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखा, और उसके बाद हमने देखा डाल्टन्स एटॉमिक
थियोरी। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनके बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और एक बार रिवीजन करना है आपको। नोट्स बनाने के बाद ज़रूर जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ दिखता है उसको आपको टच करना है और साइड में जो बेल आइकन है उसको टच करना है। जैसे ही आपका लिखा हुआ आ जाएगा सब्सक्राइब्ड तो समझो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि आगे आने वाली क्लासेस जो हैं जैसे ही क्लासेस अपलोड होती हैं तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।